नमस्कार, निजेटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। जनता की आवाज में आज हम बात करेंगे कानूनों का एक साल पूरा, आखिर कब तक होगा बवाल। लोकसभा में 17 सितंबर को ही तीनों कृषि कानून पास हुए थे। 20 सितंबर 2020 को राज्यसभा में तीनों बिल पास कर दिए गए थे और फिर 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कानून बन गए थे। हालांकि तीनों कृषि कानूनों ने अभी रोक लगी हुई है, लेकिन इसे लेकर किसान संयुक्त मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर रहा है और अब राजनीतिक दलों में भी घमासान मचा हुआ है। और अब तो राकेश टिकैत ने भी ऐलान कर दिया है कि यह आंदोलन तो अनलिमिटेड चलता रहेगा और अब तो तमाम राजनीतिक दल भी इस आंदोलन में कूदते नजर आ रहे हैं। इसी खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आपको उससे भी तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट और जरा समझने की कोशिश कीजिए कि पिछले एक साल में क्या कुछ हुआ इस आंदोलन के दौरान। करीब 10 महीने इस आंदोलन को हो गए हैं। 10 महीनों में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ हुआ है इस आंदोलन में, सारा कुछ आपको दिखा रहे हैं। पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 17 सितंबर ये वो तारीख है जब 3 कृषि कानून संसद से पास हो गए थे। ये वही तारीख है जिनके विरोध में किसानों ने नवंबर में दिल्ली की ओर कूच किया था और आंदोलन को तेज करने के लिए वहीं पर अपना ठिकाना जमा लिया। कृषि कानूनों को बने हुए 17 सितंबर को एक साल पूरा हो गया है, लेकिन किसानों का आंदोलन इन कानूनों के खिलाफ अभी भी जारी है। कृषि कानूनों को कल 1 वर्ष पूरा हो गया, लेकिन सरकार अब भी किसानों के आंदोलन को लेकर गंभीर नहीं है। किसान लगातार दिल्ली के चारों तरफ है। 600 प्लस किसान शहीद हो गए हैं। सरकार के मन में क्या है ये नहीं हमको पता। जब ये विपक्ष में थे तो ये किसानों के हमदर्द बनते थे, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं इन लोगों का रवैया ही बदल गया है। आखिर क्या है वो तीनों कानून, पहले जरा सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि क्या कुछ हुआ पिछले एक साल में। पहला कानून कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020 है। इसके मुताबिक किसान मनचाही जगह पर अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। दूसरा कानून मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020 है। इसके जरिए देश भर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव है। फसल खराब होने पर उसके नुकसान की भरपाई किसानों को नहीं बल्कि एग्रीमेंट करने वाले पक्ष या कंपनियों को करनी होगी। और तीसरा कानून आवश्यक वस्तु संशोधन बिल 1955 में बने आवश्यक वस्तु संशोधन बिल से अब खाद्य तेल, तिलहन, दाल, प्याज और आलू जैसी कृषि उत्पादों पर स्टॉक से लिमिट भी हटा दी गई है। पिछले साल संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिनों में 14 सितंबर को ये कृषि सुधार अध्यादेश वित्तीय विधेयक के तौर पर संसद में लाए गए थे। 17 सितंबर को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल जैसे राज्यों में किसानों के बीच 3 नवंबर से सुगबुगाहट शुरू हुई। कृषि मंडियों, जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तरों और सड़कों पर छूटपाट प्रदर्शन और विरोध का सिलसिला शुरू हो गया। 25 नवंबर को दिल्ली कूच करने का ऐलान हुआ और किसानों ने दिल्ली की सरहदों पर डेरा डाल दिया। उसके बाद इसी बीच 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों को चुनौती देने के लिए याचिका भी लगाई गई, जिसके बाद कोर्ट ने एक समिति बनाई। इस समिति में किसान व सरकार के नुमाइंदों को जगह दी गई। उधर किसानों ने भारत बंद का ऐलान कर दिया, जिसका असर पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत देश के कई राज्यों में देखने को मिला। उसके बाद किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसके दौरान सड़कों पर तांडव किया गया और वहां हिंसा भी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मियों सहित किसानों को भी चोट आई और एक युवक की तो मौत हो गई। 26 जनवरी तक किसान नेता व सरकार के बीच करीब 11 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकल सका। उधर सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस के पहले ही विशेषज्ञों की समिति बना दी थी। हालांकि 20 मार्च को समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन अब तक रिपोर्ट न तो सार्वजनिक हुई है और न ही इस पर कोई बात आगे बढ़ सकी है। हम लोग बार बार वार्ता का प्रयास कर रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के बाहर भी हम लोग गए। हमने कहा कि हम वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग वार्ता नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास 2 ही हथियार हैं लोकतंत्र में, एक तो आंदोलन का रास्ता, दूसरा वोट की चोट। आंदोलन 9.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं।
अगर ये फिर भी नहीं मानेंगे तो हम इनको वोट की चोट देने का काम करेंगे। लेकिन अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है और इसी बीच किसान जगह जगह पंचायत करने लगे हैं। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान कर दिया, जिसमें करीब 2 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ। जिसके बाद से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की परेशानी भी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में करीब 120 सीटों पर किसानों का दबदबा है। जिसके बाद से बीजेपी किसानों को मनाने का हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन किसान आंदोलन अभी भी जारी है। अब ये तो 2022 में ही तय होगा कि आखिर क्या किसान आंदोलन बीजेपी के लिए गले की फांस बनता है या फिर सत्ता का रास्ता। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 80 शामली। तो कृषि कानूनों को बने हुए 1 साल बीत चुका है, आखिर कब तक बवाल होगा, इसके नाम पर इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है। आइए आपको उनसे तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय प्रवक्ता है शैलेश जी, जो कि भाकियू से आते हैं। हमारे साथ मौजूद है स्वराज भाटी जी, ये भी भाकियू से आते हैं। आपका भी स्वागत है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुछ ही देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी आने वाले हैं, उनको भी लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्वराज भाटी जी आप ही से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 1 साल इन कृषि कानूनों को बने हुए बीत चुका है। 17 सितंबर को तीनों कृषि कानून लोकसभा से पारित हुए थे, 20 सितंबर को राज्यसभा से तीनों बिल पास हुए, उसके बाद 27 सितंबर को राष्ट्रपति की मोहर लगी और उसके बाद ये कानून बन गए। 1 साल बीत चुका है और आंदोलन को चलते हुए भी 10 महीने बीत चुके हैं। तो आपने अभी तक इस आंदोलन में क्या खोया और क्या पाया सर? तो जुबेर जी, सबसे पहले आपके चैनल के लिए धन्यवाद। आंदोलन ने तो लगभग अपने 600 साथियों की कुर्बानी दी है और जो कि बैठा है दिल्ली के बीच पे बैठा है, वो किसान अपना खेती क्यारी को भी नुकसान वो सहन कर रहा है। डीजल भी उसका खर्च होता है आने जाने में, वहां खाने पीने का भी खर्चा होता है। आर्थिक स्थिति से भी किसान की कमर टूटी है और इधर काम का भी बहुत वेस्टेज हुआ है। और 600 से ज्यादा साथी, क्योंकि गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों ऋतु किसान के आंदोलन के ऊपर से गुजर चुकी हैं, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुल रही है। सरकार बिल्कुल अंधी बहरी गूंगी बनी हुई है। जुबेर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि जब कोविड काल चल रहा था तो इस कानून को आनन फानन में सरकार को लाना? कुछ देर में सरकार के नुमाइंदे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी आने वाले हैं हमारे बीच, उनसे सवाल आपका लेंगे। चलिए, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो किसी वजह से चले गए हैं। चलिए आगे पास आने जाएंगे। शैलेश कुमार गिरी जी, आप भी यहाँ पर भारतीय के भाकियू से ही हैं, आप भी किसान नेता हैं, एक अच्छे जाने माने, और काफी कुछ समय से आप भी बैठते आ रहे हैं। शैलेश गिरी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक यूं ही किसानों का आंदोलन चलता रहेगा? आखिर कब तक? देखिए जुबेर जी, जब तक किसानों की समस्याओं का, ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे शैलेश जी, जरा पहले इनकी बात पूरी जान दीजिए। जी स्वराज जी, माफी चाहेंगे, रखिए अपनी बात। शिवराज जी, जो हमारे लिए, जो हमारे बड़े थे जिन्होंने हरियाणा आपका नेटवर्क बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, गोदाम बनाए, कानून आने से पहले उनको कैसे पता चल गया कि तुम्हारे ऐसी क्या मजबूरी थी कि सरकार ने ये कह दिया कि इन जो बड़े व्यापारी हैं, कृषि व्यापारी, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये खाली सवाल अभी देंगे और ये बीजेपी के प्रवक्ता आएंगे, उनसे लिया जाएगा कि कानून बनाने से पहले उनको कैसे पता चल गया कि गोदाम बन जाने चाहिए। जी, चल गया कि भाई उन्होंने फार्म हाउस बना लिए, कानून बाद में आया और सरमाएदारों के सोनीपत में और उनमें जाकर के देखो 2 साल पहले ही उनके जो फार्म हाउस बन गए, बड़े बड़े वेयर हाउस बन गए। तो आज सरकार उन सरमाएदारों का जिनका पैसा गोदामों में बनाने में लग दिया है के दबाव में इस कानून नहीं हटा पा रही है सरमाएदारों, क्योंकि जो सरमाएदार हैं वो इनको पार्टी फंड देते हैं, चुनावी फंड देते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां करवाते हैं, तो ये सरमाएदारी करवाते हैं। सरकार सरमाएदारों के दबाव में आ गई है। ये कहते हैं कि एक तीसरा कानून हमने ऐसा बनाया है कि किसान कहीं भी जाकर के अपना गल्ला बेच सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री नहीं होती। हम हरियाणा के बॉर्डर में रहते हैं, हरियाणा वाले हमारे अपने गल्ले की अपने हरियाणा में एंट्री नहीं होने देती यूपी वालों की।
आप भी बॉर्डर पे ही हैं शामली, तो देखते होंगे कई बार हरियाणा से रोक लग जाती है। पर इस कानून के आने के बाद एंट्री मिल जाएगी स्वराज जी, रजिस्ट्रेशन वहां इस कानून के बाद एंट्री मिल जाएगी, ऐसा कहना है सरकार का। जी, सरकार का कहना यह है कि इस कानून के आने के बाद अब आपको एंट्री मिल जाएगी, आप यूपी के जाकर के हरियाणा में फसल बेच सकते हैं और हरियाणा के यूपी में आके बेच सकते हैं। ठीक है, एंट्री मिल जाएगी, हमने मान लिया। तो क्या हरियाणा हमसे जोड़ी कीमत पर खरीदेगा? जो कंट्रोल रेट होगा, जो गवर्नमेंट का रेट होगा, उससे आगे तो खरीदता ही नहीं कोई। तभी तो हम इनसे कह रहे हैं, चाहे यूपी में बिके चाहे हरियाणा में बिके, इस पे एमएसपी को गारंटी कानून बना दो। जो कंट्रोल रेट है, जो सरकार रेट घोषित करती है गन्ने का, उस पर गारंटी कार्ड दे दो किसानों को भाई। इससे नीचे कोई व्यापारी नहीं खरीदेगा, बड़ा व्यापारी हो या छोटा व्यापारी हो। जैसे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद होंगे, वैसे ही आपका सवाल उनके सामने रख दिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा। चलते हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बैठे हैं शैलेश कुमार गिर जी, वही भाकियू से ही हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कब तक यूं ही किसानों का आंदोलन चलता रहेगा? शैलेश जी, जल्दी से जवाब दीजिए। जी जुबैर जी, जब तक किसानों के सारे समस्याओं का, सारी मांगों का निदान नहीं हो जाता है, तब तक किसान आंदोलन चलते रहेगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज जी, मैं भी उसी लोक शक्ति से ही आता हूँ, उनको नमन करता हूँ। और उन्होंने जो भी बात कहा, उन सारी बातों से मैं सहमत हूँ जी। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान, देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और छोटे बड़े अनेक उद्योग यदि भारत की शान है, तो हमारे देश का किसान मजदूर जो है वो भारत का जान है और विकास का आधार है। इसलिए सरकार से मैं बार बार निवेदन करते आया हूं कि तमसो मा ज्योतिर्गमया, आप अंधकार से प्रकाश की ओर निकलो। और इन जो मूलभूत 3 चीजें जो है, जो हमारे आवश्यकता की चीजें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो हमारा किसान मजदूर और जुआ पीढ़ी ही देता है। तो इन 3 रत्नों को संभाल कर रखने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात मैं एक बता रहा हूं कि 17 सितंबर का डेट, जुबैर जी आपने देखा होगा कि हमारे भारत देश में बहुत सारे धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। मकर संक्रांति 14 से 15 हो गया, लेकिन हमारा एक विश्वकर्मा पूजा, जो विश्व के रचयिता विश्वकर्मा भगवान है, उनकी जो तिथि है 17 सितंबर, वो विश्व को रचने का दिन है। मोदी जी का बर्थडे भी 17 सितंबर ही है सर। नहीं, छोड़िए, मोदी जी की बर्थडे तो है, वो सब लोग जानता है। आपने विश किया नहीं किया सर? मैं तो बहुत अच्छा से विश किया हूँ। वो विश्वविख्यात ख्याति प्राप्त है ना, झूठे जुमलेबाज, जन्मदिन की बधाई तो दी होगी ना? हाँ, बेरोजगार दिवस की बधाई दिया है हम लोगों ने, है ना। सबसे बड़ी बात यह है जुबैर जी कि जो डेट आज तक 17 सितंबर नहीं बदला और एक डेट रह गया अभी तक, विश्वकर्मा पूजा, जो विश्व के रचयिता का डेट है। और उस दिन संसद के मंदिर में इस बिल को पास करके विश्व के रचयिता विश्वकर्मा भगवान पर भी इन्होंने धब्बा लगाने का काम किया है। जो देश की जनता 70% देहातों में बसती है, जो सरकार बनाने का ताकत रखती है, जनता जनार्दन में बहुत बड़ी ताकत होती है, अच्छे से अच्छे सरकार को विराजमान करे और उखाड़ फेंकने का ताकत रखती है। तो देखिए क्या कहा जाए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। घमंड किसी का नहीं रहा है और किसी का नहीं रहेगा। देर होगी, अंधेर नहीं। अच्छा, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। अभी 2 दिन पहले आपने सुना था किसान एकता के जो किसान जो आपकी यूनियन है, सभी इनके जो मंच के जो राकेश टिकैत जो पूरे इस आंदोलन को लीड करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी। वो कह रहे थे कि जो ओवैसी यहाँ पर आ रहे हैं वो बीजेपी के चाचा जान है। तो ओवैसी से उन्हें कैसा खतरा है? किसानों को ओवैसी से क्या खतरा है सर? ये समझ में नहीं आई बात। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बीजेपी की बी टीम है? देखिए जुबैर जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 सितंबर के महापंचायत के पहले 2 सितंबर के एक डिबेट में हमने एक संदेश अपने बड़े भाई के रूप में टिकैत जी को भी दिया था। और आज भी ये दे रहा हूं कि चाहे वो ओवैसी हो चाहे हमारे टिकैत जी, किसान के जिन मांगों को लेकर के, चाहे किसी भी संगठन के जो बड़े शीर्ष नेतागण हैं जो आगे बढ़े हैं और आंदोलन को लीड कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो इन सभी नेताओं से मेरा ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि किसान के मांगों के साथ कोई विश्वासघात नहीं होनी चाहिए। सुनने में तो बहुत आ रहा है बातें, देखिए जितनी मुंह उतनी बातें होती है।
असलियत कब सामने आएगा, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अब तो आंदोलन चल पड़ा है और इसके जो भी नतीजे होंगे सवाल वो यहाँ आएंगे। पर सर सवाल यहाँ पर ये है, चलिए यहाँ पर ओवैसी आके यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, वो इससे पहले बंगाल भी गए हैं, इससे पहले बिहार में भी गए हैं, और ओबीसी को बीजेपी की बी टीम कहने का क्या मतलब है? आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, मान लिया, लेकिन ओबीसी किस चीज की लड़ाई है? क्योंकि ओबीसी से तो यूपी से अगर क्या अब यूपी में कोई बाहर का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता क्या सर? नहीं नहीं, बिल्कुल लड़ सकता है, उसको संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जुबैर जी, हमारा जो देश है इसमें 70% जनता जो सरकार चुन कर भेजती है, ऐसा बात नहीं है, वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेती है और वो सारा चीज ये समझती है। बी टीम इसलिए उन्होंने बोला, जो लोग आंकड़े लगा रहे हैं कि हमारे मुस्लिम मतदाताओं के जो वोट हैं, जो सशक्त विपक्ष हमारा पहले यूपी में था, उसमें से ही माइनस होगा, इसलिए बीजेपी को ये फायदा होगा। और ये समझने वाली बात है, इसलिए उन्होंने ये इस बात के संदर्भ में बी टीम की संज्ञा दी है। बिहार में भी गए थे तो उनको बी टीम की संज्ञा दी गई थी, बंगाल में भी गए थे तो बी टीम की संज्ञा दी गई थी, तो ये पहले से दी हुई संज्ञा है, उसको दोहराने का काम किया है टिकैत। चलिए ठीक है, शिवराज जी के पास चलना चाहेंगे फिर से, शिवराज जी से भी एक सवाल लेते हैं। शिवराज जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, आपके नेता बार बार, कई किसान नेता, आपके किसान मोर्चा के नेता कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी को इस बार जीतने नहीं देना है, बीजेपी को हराना है। यूपी की अगर मैं बात करूं, चलिए मान लिया आप बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी से आपकी लड़ाई है, तो फिर जिताना किसे चाहते हैं आप, वो भी बता दीजिए सर। जुबेर जी, आपने पहले मैं ये बता रहा हूं, जो ओवैसी के ऊपर सवाल किया, हमारा देश के किसानों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो किसानों की और आम जनता से मूलभूत जुड़ी हुई समस्या है, वो चुनाव के समय पे बहुत काफी पीछे रह जाती हैं और जाति यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है सर, अपने आप को बांटना शुरू कर देती है। यहाँ पे रोटियां सेकनी शुरू कर देते हैं नए नए लोग जी। अगर माननीय अखिलेश जी की सरकार आती है तो मुस्लिम और यादव वो ये मानते हैं कि हमारी सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। बहन जी की सरकार आती है तो जाटम वर्ग, दलित वर्ग ये सोचता है कि हमारी सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। भाजपा की सरकार आती है तो ये राजनीतिक ये सोचता है कि हमारी सरकार है और किसी की सरकार नहीं है। सर आपको रोक के एक बात कहना चाहूंगा सर, सुनिए, अखिलेश यादव ने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे यूपी के, उन्होंने एक बयान में अपने कहा, ये बात बताई है कि वो इससे पहले तो मुस्लिम और यादव के फॉर्मूले को मतलब वो सक्सेसफुल मानते थे, लेकिन इसका वो नया मतलब बता रहे हैं। अब वो कह रहे हैं हम जातिवाद से बंधे हुए नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस बार वो जातिवाद से बंधे हुए नहीं है, इससे पहले तक वो एमवाई फॉर्मूले पर काम करते थे। मानते हैं आपकी बात? अरे भाई जिगर जी सुन तो लो, वो तो बहन जी भी ब्राह्मण कार्ड खेल रही हैं आज, और तुम्हारे अखिलेश जी भी ब्राह्मण कार्ड आज। तो मतलब इनका मुझे ये समझ में नहीं आता, अगर किसी की मूड तो अरे सर अब तो सारे नेता थैला उठा के चल दिए, ब्राह्मण छपा हुआ, उस पर फोटो लगा लिया बाहर से एक ब्राह्मण का, और थैला उठा के हाथ में सारे नेता निकल पड़े हैं। अब तो लग रहा है इनको ब्राह्मण ही उतार कर देंगे इनका इस बार। मेरा बोलिए सर, राजा की कोई जात नहीं होती, जो हमारी विभूति है उनकी कोई जात नहीं होती। ये जाति के नाम पे चाहे मीर भोज हो, चाहे राजा महेंद्र सिंह हो या अन्य कोई भी हो, जाति के नाम पे विभूतियों को बांट करके उनकी विभूति को छोटा कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे। एक जाति से जबकि विभूति हर बिरादरी की होती है। चौधरी महेंद्र सिंह हर बिरादरी के हुआ करते थे, किसान बिरादरी के हुआ करते थे, लेकिन आज राजनीतिक पार्टियों पे कोई मुद्दे किसानों के और विकास के जुड़े हुए, महंगाई से जुड़े हुए, बेरोजगारी से जुड़े हुए, बिजली के रेट से जुड़े हुए मुद्दे इनके पास नहीं। अब इन्होंने ये किया, मंदिर मस्जिद पे वोट लो, खालिस्तान पाकिस्तान पे वोट लो, हिंदू मुस्लिम पे वोट लो, आपकी सारी बातें मैंने मान ली सर, लेकिन आप जो सवाल मैंने आपसे किया था उसका जवाब दे दीजिए ना सर, एक बार उसका भी जवाब दे दीजिए सर। मैंने आपसे जो सवाल किया था आपको याद है? मेरा सवाल ये है, आप बीजेपी को तो हराना चाहते हैं, चलिए हरा देंगे आप बीजेपी को, लेकिन आप जिताना किसे चाहते हैं ये भी बता दीजिए सर। आप बीजेपी को हराना चाहते हैं ना, कोई हो हार गई, जिताना किसे चाहते हैं सर? सुन लो जुबेर जी, हम बिल्कुल बीजेपी को हराना नहीं चाहते, ये भी बिल्कुल गलत है। हमने वोट दिया को, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं बीजेपी से। अगर बीजेपी आज ही हमारी मांग मान लेती है
तुम तो बीजेपी जिंदाबाद करेंगे। भाई बीजेपी से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति खेतों की खतौनी होती, पूरे देश में गांवों में घरों की घरौनी बनाई जाए। बीजेपी ने भारतीय किसान लोक शक्ति की मांग मानी, स्वामित्व योजना लाई गाँव में, हमने धन्यवाद किया बीजेपी का। एक अस्पताल है तो मेरे गांव पे योगी जी ने ट्रॉमा सेंटर दिया 100 बेड का गौतम बुद्ध नगर में, तो हमने उनको धन्यवाद किया। इसी तरीका से अगर ये भाजपा सरकार हमारी फिर बात मान लेती है तो हम तो इस सरकार का जिंदाबाद करेंगे। हम तो संपूर्ण रूप से राजनीतिक हैं। हमारे चलिए, साथ मुलायम सिंह ने भी कसर नहीं छोड़ी। शुक्रिया सर। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उन्होंने किसानों को रेल में से भर भर के जंगलों में छोड़ा था। हमारे साथ बसपा ने भी गौतम बुद्ध नगर में किसानों पर गोलियां चलवाई थी, किसान शहीद किए थे। किसी ने हमारे साथ कसर नहीं छोड़ी, सबने हमारी कमर फूटी है। कोई हो नृप हमें क्या हानि, कबरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। सर आपका नेटवर्क बड़ा इशू कर रहा है, वो देश पर राज करेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं सीधा राष्ट्रीय प्रवक्ता अभी शैलेश जी बैठे हैं, शैलेश जी के पास चलते हैं। शैलेश जी आपसे जानना चाहेंगे, देखिए सर सीधे तौर पर जवाब देना, बात को घुमाना नहीं है, क्योंकि मैं सीधा सीधा आपसे सवाल कर रहा हूं। सर आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा कि कई विपक्षी दल अब किसान आंदोलन से कहीं अछूते नहीं रह गए हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, तो क्या लगता है जो विपक्षी दल आपके साथ खड़े हैं वो वाकई आपके साथ हैं? आपको क्या लगता है? देखिए ऐसी बात नहीं है। जब भी ये सत्ता में बैठते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और विपक्ष में रहते हैं तो इनकी आंखें सभी एक ही थाली के चट्टे रहते हैं। और जो घटना घटित हो रही है, जो राजनीतिक परिदृश्य में घटना घटित हो रही है, एक बहुत बड़ा संकेत दे रही है कि अब आने वाले समय में किसी भी पार्टी की वीटो पावर की सरकार नहीं बनेगी। और जुबेर जी, मैं जाति की चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने चर्चा उठा दिया ब्राह्मण का, सब ब्राह्मण को मना रहे। तो आपके चैनल से ये बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव न्यूज दे रहे हैं, अभी किसी चैनल के पास नहीं है, कि ब्राह्मण की संख्या चाहे जितने भी चैनल हैं, चाहे आज तक है, एबीपी है, दिखा रहे हैं, और सर्वे रिपोर्ट की इतना % है, इनकी रिपोर्ट गलत है। मैं आपके चैनल से दावा करता हूं ये नहीं है। देखिए गोस्वामी बंधुओं का ब्राह्मण में वोट अटैच कर लिया जाता है, और गोस्वामी बंधु अब जग चुके हैं। गोस्वामी बंधु जग चुके हैं जो पूरे देश में 3 करोड़ संख्या रखते हैं। मैं एग्री करता हूं सर आपकी बात से। नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात को। ये बात मैं बता रहा हूं, गोस्वामी बंधु जग चुके हैं, 3 करोड़ संख्या इनकी है, और हम लोगों से जिस कौम की, जिस जातियों की संख्या बहुत ही कम है, उनका सत्ता में प्रतिनिधित्व है। वो एमएलसी बन रहे हैं, राज्यसभा सांसद जा रहे हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से एक इंदु गोस्वामी जी गई है, कटिहार से दुलाल चंद गोस्वामी जी आए हुए, ठीक है। तो ये ब्राह्मण ये समझ चुका है, और ब्राह्मण के युवा वर्ग को मैं आपके चैनल से आह्वान करना चाहता हूं, इंकार करना चाहता हूं कि आप अपने मत को ब्राह्मण वोट के साथ प्लस न होने दो। आपके मत का लाभ उठाकर और ब्राह्मण अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसलिए हे गोस्वामियों, मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि आप लोग अपने अधिकार को समझो, अपने सत्ता में हक अधिकार को समझो, अपने आनुपातिक अधिकार को समझो, और जल्दी। चलिए स्वराज जी के पास चलेंगे। स्वराज जी, क्योंकि कृषि कानून बने हुए 1 साल बीत चुका है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक भी लगा रखी है। उसके बाद एक समिति भी बनी थी जिसमें करीब 5 लोगों का वो दल बना था, जिसमें आपके किसान नेता भी थे, लेकिन वो उन्होंने मना कर दिया था, अपने आप को अलग रख लिया था। अब उस समिति ने 20 मार्च को रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी पब्लिकली नहीं करी गई है। आखिर आपको क्या लग रहा है, कब तक आपकी बात मान लेगी सरकार, और आगे क्या रणनीति है आपके पास कि आप सरकार को अपनी बात मनवा पाएंगे? नहीं जुबेर जी, सुप्रीम कोर्ट में तो भारतीय किसान लोक शक्ति भी गई थी। बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हैं हमारे एपी सिंह, वो अपीयर हुए थे भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से। लेकिन जब समिति बनी तो समिति कुछ पक्षपात वाली बनी। जब पंच पक्षपात बन जाएगा तो उससे फैसले की उम्मीद नहीं होगी। समिति में वो लोग लिए गए जो पहले से इस कानून की वकालत करते रहे। जब वो पहले से इस कानून को अच्छा मान रहे थे, उन्हीं को समिति में बना दिया, तो किसान समिति में अपनी बात रखने नहीं गया। दूसरा, वो जो समिति बनाई, जब हम सुप्रीम कोर्ट में भारतीय किसान लोक शक्ति पार्टी थी, डॉक्टर एपी सिंह हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे, तो
हमारे पास आज तक समिति का कोई नोटिस नहीं आया कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में पार्टी भारतीय किसान लोक शक्ति तो आप आकर के हमारे साथ बैठो और अपने विचार। समिति ने किसानों को पूछा ही नहीं। अब अपनी मनमर्जी जब किसी से बात ही, जैसे सरकार ने ये 3 अध्यादेश लाने से पहले किसानों से बात नहीं करी, किसी किसान संगठन की राय नहीं ली, उसी प्रकार इस समिति ने भी किसी किसान संगठन से बात नहीं की। और जब बात नहीं की तो वो तो पहले इस तीनों के अध्यादेशों का फेवर करते थे, इनकी वकालत करते थे, तो वो तो अपने मन से रिपोर्ट भेजेंगे। हमको तो उन्होंने बुलाया ही नहीं कभी बात करने के लिए, कहाँ ना कहाँ बात करनी है। अब आप आगे की रणनीति बना दीजिए, क्या रणनीति है अपनी, क्योंकि चलने का भी वक्त हो गया है सर, जल्दी से अपनी रणनीति बता दीजिए। रणनीति कुछ नहीं होती, आंदोलन के जितने तरीका सारे अपना लिए। 27 सितंबर को फिर भारत बंद है। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं, जो भी किसान हितैषी हैं, जो भी अन्नदाता के हितैषी हैं, चलिए करें, क्योंकि अन्नदाता सबसे कमजोर है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, शिवराज जी बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेश जी आप कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कह दीजिए क्योंकि फिर चलने का वक्त हो रहा है। मैं वही बात कहना चाहता हूं, 27 सितंबर को जो भारत बंद है, पूरे देश के सभी किसान, मजदूर, छात्र संगठनों से, युवा संगठनों से मैं अपील करता हूं कि 27 सितंबर को जोड़ने पे 9 होता है, 9 का पहाड़ा जोड़ने पर शुरू से अंत तक 9 होता है, यानी एकता को दर्शाता है। तो एक ऐतिहासिक 27 दिसंबर को बंद होनी चाहिए, मैं ये अपील करता हूं। आप चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपका संदेश जरूर जनता तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इस बार फिर से 27 सितंबर को किसानों ने भारत बंद की घोषणा कर दी है। और इससे पहले भी जनवरी 2021 में भारत बंद हो चुका है एक बार, और उसके बाद 26 तारीख को किसानों ने लाल किले पर, प्राचीर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था और वहां जाकर खूब तांडव भी किया था, जैसा कि सबने देखा था। और अब लगातार किसान दिल्ली पर बैठे हैं और अपना शक्ति प्रदर्शन अलग अलग तरह से किसान सरकार को दिखा रहे हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत हुई 5 सितंबर को, और अब फिर से 27 सितंबर को किसान एक भारत बंद आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। भारत बंद करेंगे और नए नए तरीके से हर तरह से किसान सरकार को अपनी बात मनवाने के लिए काम कर रहे हैं। और आपको छोड़े चलते हैं, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।